बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर बिन मुगीरा गरनाता से 20 कोस के फासले पर पड़ाव डाले हुए था। एक शाम उसकी फ़ौज के एक अफसर ने उसे इत्तला दी कि गरनाता से एक बर्बरी सरदार कोई अहम पैगाम लेकर आया है। बदर बिन मुगीरा ने उसे फ़ौरन अपने खेमे में बुला लिया। बदर बिन मुगीरा का नायब मंसूर बिन अहमद बदर बिन मुगीरा के पास बैठा हुआ था। बर्बरी सरदार ने खेमे में दाखिल होकर उन दोनों से यके बाद दीगरे मुसाफा किया और उनके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं गरनाता से आया हूँ। जी कहिए, बदर बिन मुगीरा ने कहा। बर्बरी सरदार ने कदरे तजब्जुब के बाद कहा, मैं आपसे तन्हाई में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बदर बिन मुगीरा ने मंसूर बिन अहमद की तरफ देखा और वह उठकर बाहर निकल गया। सरदार ने अपनी जेब से एक खत निकाला और उठकर बदर बिन मुगीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे अबू दाऊद ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि आपकी तरफ से इस खत का जवाब हिस्पानिया को तबाही से बचा सकता है। बदर बिन मुगीरा ने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया और बर्बरी सरदार इंतहाई दिलचस्पी से उसके चेहरे पर तहरीर के असरात का मुतालिया करने लगा। खत पढ़ने के बाद बदर बिन मुगीरा ने एक सानिया के लिए बर्बरी सरदार की तरफ देखा और पहले से ज्यादा इन्हमाक के साथ दोबारा पढ़ने लगा। खत का मजमून ये था, एक ऐसे शख्स की तरफ से जो अपनी कोताही अमल के बायस अपनी कौम के लिए एक अज़्व मुअत्तल बन चुका है, एक ऐसे मुजाहिद के नाम जिसकी बुलंद हिम्मती और उलुल अज़्मी मुसलमानाने उंदलस का आहरी सहारा है। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। गरनाता में इतने बड़े इनकलाब के बावजूद मेरी खामोशी का बायस किसी मसलहत से ज़्यादा मेरी मजबूरियाँ थी। अब भी मुझे यकीन नहीं कि मेरा ख़त आप तक पहुँच जाएगा, लेकिन अगर मैंने कासत पर एतमाद करने में गलती नहीं की और ये ख़त आपको मिल जाए और इससे कोई खुशगवार नताइज बरामद हों तो मैं इसे अपनी गुज़िश्ता कोताहियों का कफ़ारा समझूंगा। और अगर मेरे एलची की गद्दारी या किसी और वजह से मेरा ख़त गरनाता के मिलत फरोशों के हाथ लग गया तो मैं उन लोगों में से एक होऊंगा जिनकी बेहतरीन ख्वाहिशें और उमंगें गुमनामी की मौत के पर्दों में छुप जाती हैं। बहरहाल, मेरे बाद अगर मेरी बेटी रबिया अबू अब्दुल्ला की बुरी हाशात का शिकार ना हुई तो वो आपको तमाम वाक़यात बता सकेगी। अबू अब्दुल्ला की बगावत के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि काश मैं गरनाता में ना आता। यह मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने एक अकाब की सोहबत में रहकर दरसे ज़िंदगी हासिल करने के बजाय एक ऐसे तोते को पढ़ाने का बेड़ा उठाया जो एक सुनहरी पिंजरे में बंद था। मैंने उसे नीलगू फ़िज़ाओं में परवाज़ की लज्जत से आशना करना चाहता था, लेकिन मैं खुद अलहमरा के पिंजरे में बंद कर दिया गया हूँ। काश अबू अब्दुल्ला को इंसानियत की सतह पर लाना मेरे बस में होता। मैं हैरान हूँ कि मैं सही हालात से इस कदर बेखबर क्यों था। और सिर्फ मैं ही नहीं, अबू मूसा अज़ुगल और सुल्तान अबुल हसन भी इन फितनों से बेखबर थे जो अलहमरा की चार दीवारी के अंदर पल रहे थे। गरनाता का हुक्मरान अबू अब्दुल्ला नहीं बल्कि वो सरदार और अकाबर हैं जो इन वाक़यात से पहले फर्डिनेंड से गरनाता की कीमत वसूल कर चुके थे। जब अबू अब्दुल्ला ने बगावत का ऐलान किया तो अलहमरा में सिर्फ अबू मूसा एक ऐसा शख्स था जो अबुल हसन का वफादार था और वो अब किसी तारीख कोठरी में पड़ा हुआ है। इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए दो ही रास्ते थे। एक ये कि मैं भरी महफिल में अबू अब्दुल्ला के सामने बगावत का नारा बुलंद करूं और उसके एवज ज़िंदगी के बाकी लम्हात कैद खाने की तारीख कोठरी में गुजार दूं। दूसरा ये कि एक खामोश तमाशाई की हैसियत में किसी ऐसे वक़्त का मुंतज़र रहूं जब हालात अबू अब्दुल्ला को मेरी बातों की तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर दें। मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। आप इसे मेरी मसलहत अंदेशी समझ लीजिए या बुज़दिली कह लीजिए। बहरहाल, मेरे इस तर्ज़ अमल के बायस अलहमरा के दरवाजे मेरे लिए अब तक खुले हुए हैं। मैं अभी तक अबू अब्दुल्ला को कोई सही कदम उठाने पर आमादा नहीं कर सका, लेकिन बाज़ गलत इक़दामात से रोकने में मेरी तदबीरें कई बार कामयाब हुई हैं। अब चंद दिन से मैं अबू अब्दुल्ला के तर्ज़ अमल में एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ और इस तब्दीली का बायस ये नहीं कि उसके दिल में उंदलस के मुस्तकबिल के मुतल्लिक कोई खदशा पैदा हो गया है, बल्कि उसकी वजह यह है कि उसे अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा है। वो खतरात जिन्हें वो गरनाता से बहुत दूर समझता था अब उसे गरनाता की चार दीवारी के करीब नजर आ रहे हैं। शहर की नाकाबंदी और अहले शहर की बेचैनी से वो सहत परेशान है। अगर फर्डिनेंड से फौरी इमदाद की उम्मीद ना होती तो वो शायद इस कदर मुस्तरिब ना होता, लेकिन फर्डिनेंड ने उसके पैगाम का ये जवाब दिया है कि उसे एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तैयारी की ज़रूरत है। उसकी परेशानी का ये आलम है कि पहले मैं बड़ी कोशिश के बाद उसे मिला करता था, लेकिन अब वो अपनी तस्कीन के लिए मुझे कभी कभी आधी रात के वक़्त भी बुला भेजता है और कभी मेरी क़यामगाह पर खुद भी आ जाता है। परसों अबू अब्दुल्ला ने आधी रात के वक़्त मुझे बुलाया और गरनाता के हालात पर तशवीश ज़ाहिर की। मैंने चंद बातों से उसकी परेशानी में इजाफा करने के बाद ये कह दिया कि क्या ये मुमकिन नहीं कि आप और सुल्तान के दरमियान मुसाहलत हो जाए। अबू अब्दुल्ला के मुंह से बेहतियार ये निकल गया कि काश ये मुमकिन होता। अगर मेरा वालिद मुझे माफ़ भी कर दे
تو میرے چچا کا دل کبھی میری طرف سے صاف نہیں ہوگا۔ آپ کے متعلق بھی اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ آپ اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر سلطان کی طرف سے صلح کے سلسلے پر بات ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا، ان حالات میں یہ سوچنا بھی حماقت ہے کہ سلطان میرے ساتھ مصالحت کی خواہش کرے گا۔ سرحدی عقاب کی کامیابیوں کے بعد وہ مجھے ایک بے ضرر دشمن خیال کرتے ہوں گے اور وہ میری طرف سے مصالحت کا ہاتھ بڑھانے کی بجائے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا زیادہ پسند کریں گے۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے سرحدی عقاب کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو غرناطہ کے معاملات کے ساتھ اس کی دلچسپی سلطان کے ساتھ دوستی یا آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصرانیوں کے مقابلے میں متحد اور منظم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسے آپ کی صلاحیتوں کا علم ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ سلطان کو آپ کے حق میں دستبردار ہونے پر مجبور کر دے۔ ابو عبداللہ دیر تک سوچتا رہا، بالآخر اس نے مضطرب سا ہو کر کہا، لیکن مجھے کیسے یقین آئے کہ سرحدی عقاب میرا ساتھ دے گا اور میرا والد عزوغل یا میرے سوتیلے بھائی کو اپنا جانشین بنانے پر بزید نہیں ہوگا؟ میں نے اسے جواب دیا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نصرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ غرناطہ میں خانہ جنگی روکنے کے لیے اپنا ہر فیصلہ بدلنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ میری ان باتوں سے ابو عبداللہ کو یہ امید ہو گئی ہے کہ آپ غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے مصالحت کی کوشش کریں گے۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ مصالحت کے لیے ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا جائے، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ تمام سرکردہ لوگ جنہیں مصالحت کی صورت میں اپنی جان کا خدشہ ہے ابو عبداللہ کے ارادوں کی مخالفت کریں گے، اور وہ ابو عبداللہ کی جگہ کسی اور بے وقوف کو تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرڈینینڈ کو باپ اور بیٹے کی صلح سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کر کے اسے فوری مداخلت پر آمادہ کر لے۔ اس لیے میں نے انہیں بے خبر رکھنے کے لیے ابو عبداللہ کو سمجھایا کہ آپ نے صلح کے لیے وفد بھیجنے میں پہل کی تو ممکن ہے کہ وہ اسے آپ کی کمزوری سے تعبیر کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے اکثر سردار سزا سے بچنے کے لیے مصالحت سے پہلے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جا ملے یا آپ کو قید کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سر دست کسی پر اپنا ارادہ ظاہر نہ کریں اور ان کی طرف سے صلح کے ایلچی کا انتظار کریں۔ اب ابو عبداللہ صلح کے ایلچی کا انتظار کر رہا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں اسے مایوس نہ ہونے دوں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فرڈینینڈ کے زر خرید سردار آپ کی طرف سے صلح کے کسی ایلچی کو الحمراء کے دروازوں کے پاس نہیں پھٹکنے دیں گے، اور ابو عبداللہ کا کوئی قاصد بھی کھلے بندو آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اور مصالحت کی وہ گفتگو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا ان ملت فروشوں کو علم ہو۔ اس لیے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ رات کے وقت ایک خفیہ راستے سے الحمراء میں داخل ہو جائیں تو میں تنہائی میں آپ کے ساتھ ابو عبداللہ کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اگر میری تجویز کارگر ہو اور آپ پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر الحمراء میں داخل ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے غرناطہ فتح کر لیا۔ ابو عبداللہ کو صرف یہ یقین دلانے کی ضرورت ہوگی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہر اشارہ اس کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھے گا۔ یہ ملاقات میرے اپنے مکان کے ایک کمرے میں ہوگی۔ فرض کیجئے ابو عبداللہ آپ کی ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی نیت میں فطور ہے، تو بھی وہ سرحدی عقاب کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہوگا۔ آپ اس سے ہر ایسے حکم پر دستخط کروا سکیں گے جو الحمراء پر قبضہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا، اور ایسے حکام کی تعمیل کے لیے محل کے چند ایسے مجاہد موجود ہوں گے جنہیں میں ابو الحسن کا وفادار سمجھتا ہوں۔ محل کے وہ ملازم جو ملت فروشوں کے جاسوس ہیں یکے بعد دیگرے اس کمرے میں بلائے جا سکیں گے، اور میری طرف سے ان کے لیے 4 قوی ہیکل حبشی جلادوں کا بھی انتظام ہوگا۔ الحمراء پر قبضہ ہو جانے کے بعد غرناطہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ابو عبداللہ آپ کے اشاروں پر ناچے گا۔ ملت فروش سرداروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں محل کے اندر بلایا جائے گا اور ان میں سے ناقابل اصلاح عنصر کو جلادوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ کی طرف سے فوج کو الحمراء کے دروازے کے سامنے جمع ہونے کی دعوت دی جائے گی اور ابو موسیٰ کو قید سے نکال کر ان کے سامنے تقریر کے لیے بلایا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سپاہیوں کے دلوں میں ابھی تک موسیٰ کے لیے کس قدر محبت ہے۔ اس کے بعد ابو عبداللہ، جسے میں ذاتی طور پر قابل معافی نہیں سمجھتا، آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اب آپ کو فقط یہ بتانا باقی ہے کہ میں نے آپ کے الحمراء میں داخل ہونے کی کیا تجویز سوچی ہے۔ میرا مکان دریا کی طرف الحمراء کے کونے میں ہے۔ آپ اگر اچھے تیراک ہوں تو کشتی کی مدد کے بغیر دریا عبور کر کے دیوار کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ آپ کو ایک بہت بڑا درخت ملے گا جس کا تنا دریا میں اس قدر جھکا ہوا ہے کہ اس کی شاخیں پانی کو چھوتی ہیں۔
उस दरख्त से दाएं तरफ कोई 20 कदम चलने के बाद तकरीबन 40 बालिश्त की बुलंदी पर आपको मेरे मकान का दरीचा नजर आएगा। रात के वक्त यह दरीचा रोशन होगा। उस दरीचे के नीचे खड़े होकर अगर आप दीवार के साथ साथ टटोलें तो आपको एक बारीक रस्सी मिलेगी। आप उस रस्सी को खींचेंगे तो मुझे आपकी आमद की इत्तला हो जाएगी और मैं रस्सी की सीढ़ी लटका दूंगा और आप बाआसानी मेरे कमरे में पहुंच जाएंगे। अगर कोई खतरे की बात हुई तो रस्सी के निचले सिरे के साथ आपको कागज का एक पुर्जा बंधा हुआ मिलेगा। आप ये पुर्जा उतार कर लौट जाएं और इन हदायत पर अमल करें जो उसमें दर्ज होंगी। मैंने इसके लिए 4 शुंबा की रात तजवीज़ की है। अगर इस 4 शुंबा को आप ना आ सकें तो अगले 4 शुंबा की रात आ जाएं। लेकिन ये 4 शुंबा इसलिए बेहतर है कि रात अंधेरी होगी और कराइन से मालूम होता है कि बादलों का जोर चंद दिन तक और रहेगा। अगर मैं दरीचे के सामने आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद ना हुआ तो ये समझिए कि मैं अब्दुल्ला के साथ किसी दूसरे कमरे में बैठा हूँ, लेकिन मेरी अदम मौजूदगी में रबिया आपकी रहनुमाई करेगी। 4 शुंबा की रात अबू अब्दुल्ला मेरे यहाँ मदऊ होगा। आप इस बात पर हैरान ना हों, जब से अबू अब्दुल्ला ने रबिया को देखा है वह मुख्तलिफ बहानों से मेरे यहाँ चला आता है। कल उसने दरपर्दा रबिया को शादी का पैगाम भेजने की हमाकत की थी और रबिया पैगाम लाने वाली लोंडी के बाल नोचने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन एंजला की मुदाहलत से मामला रफा दफा हो गया। मेरे सामने अबू अब्दुल्ला अपनी ख्वाहिशात की तर्जमानी के लिए इशारों पर इक्तफा करता है। इन हालात में मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं ज़्यादा देर अलहमरा में नहीं ठहर सकूँगा। मैं आपको एक ख़तरनाक मुहिम पर बुला रहा हूँ और कामयाबी का पूरा यकीन भी नहीं दिला सकता। अलहमरा के करीब पहुँचने के बाद आपका हर कदम ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक नहायत तंगो तारीक रास्ते पर होगा। इसलिए मेरी हदायत पर अमल करने से पहले आप अच्छी तरह सोच लीजिए। मुमकिन है कि आप रात के वक़्त अलहमरा में एक चोर दरवाजे से दाखिल हों और सुबह के वक़्त आपके साथियों के लिए गरनाता के तमाम दरवाजे खुल जाएं, और यह भी हो सकता है कि आपके साथ मैं भी किसी ऐसे तारीक गोशे में फेंक दिया जाऊं जहां से हमें दोबारा निकलना नसीब ना हो और हमारे साथ गरनाता का मुस्तकबिल भी दफन हो जाए। मेरा एलची अगर आपके पास ये तवील मरासला पहुंचा दे तो ये ज़रूरी है कि जब तक ये काम पूरा ना हो जाए आप उसे गरनाता ना भेजें और आपके आदमी उसे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत में अपने पास रखें। मुझे उसकी नेक नीयती पर भरोसा है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। फर्डिनेंड का जासूस आपको पकड़वाने वाले आदमी को सोने में तोलने के लिए तैयार होंगे। अबू दाऊद। दोबारा खत पढ़ने के बाद बदर बिन मुगीरा कमरे में एलची की मौजूदगी का एहसास किए बगैर उठकर टहलने लगा। खत के अल्फाज मुख्तलिफ मानी के साथ उसके जहन में घूम रहे थे। वो तस्वीर में अलहमरा की 4 दीवारी देख रहा था। अंधेरी रात में एक दरीचे से दाखिल होने के बाद वो रबिया के सामने खड़ा था और मोहब्बत के आंसुओं में भीगी हुई मुस्कुराहटें उसका खैर मकदम कर रही थी। उसने अपने दिल में लतीफ़ और खुशगवार धड़कनें महसूस की, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लतीफ़ जज्बात बुलंद मंसूबों में दब कर रह गए और वो अपनी मुहिम के तमाम पहलुओं पर गौर करने लगा। अलहमरा में अबू दाऊद की मौजूदगी के बावजूद अबू अब्दुल्ला की बगावत से उसके दिल में अबू दाऊद के मुतल्लिक जो शकूक पैदा हुए थे वो इस खत को पढ़ने के बाद दूर हो चुके थे। मैं आपको एक ख़तरनाक मुहिम पर बुला रहा हूँ और कामयाबी का पूरा यकीन भी नहीं दिला सकता। अलहमरा के करीब पहुँचने के बाद आपका हर कदम ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक तंग और तारीक रास्ते पर होगा। इसलिए मेरी हदायत पर अमल करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। अबू दाऊद के ये अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। मैं ज़रूर जाऊँगा, यह उसका आखिरी फैसला था। रात के वक़्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। अबू दाऊद अपने मकान के उस कमरे में जिसका दरीचा दरिया की तरफ खुलता था बेकरारी के साथ टहल रहा था। एक हबशी गुलाम कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। कमरे की दीवार के साथ एक घंटी लटक रही थी। अबू दाऊद मायूस सा होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। वो शायद आज ना आए, उसने हबशी गुलाम की तरफ देखते हुए कहा। हबशी ने जवाब दिया, ऐसे तूफान में दरिया अबूर करना आसान नहीं। थोड़ी देर दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। अचानक दीवार की घंटी के साथ बंधी हुई रस्सी को जुम्बश हुई और घंटी बजने लगी। अबू दाऊद ने कहा, वो आ गया। गुलाम ने जल्दी से उठकर रस्सियों की सीढ़ी नीचे लटका दी और थोड़ी देर बाद सीढ़ी के पहले सिरे पर बोझ महसूस करते हुए बोला, वो ऊपर चढ़ रहा है। चंद लम्हात और गुजर जाने के बाद वो बोला, ये मेरा ख्याल है कि अब वो निसफ से ज्यादा बुलंदी पर आ गया होगा। अगर अब रस्सी काट दी जाए तो हम उसे किसी और तरीके से कत्ल करने की तकलीफ से बच जाएंगे। आहिस्ता बोलो, अबू दाऊद ने कहा। वो हमसे ज्यादा होशियार है, उसने खुद ऊपर आने से पहले किसी और को भेजा होगा। हबशी ने दबी हुई आवाज में कहा, ताहम जब वो करीब आ जाएगा तो आप उसकी आवाज से उसे पहचान सकेंगे और मेरी तलवार आपके इशारे की मुंतजर रहेगी।
अबू दाऊद ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने की हिदायत की और दरीचे से सर निकालकर बाहर झांकने लगा। बिजली चमकी और उसे चंद गज के फासले पर एक नकाब पोश सीढ़ी पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसने आहिस्ता से कहा, खुदा का शुक्र कि आप आ गए। नकाब पोश ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। अबू दाऊद ने कदरे तामल के बाद फिर कहा, आप तनहा हैं या नीचे कोई और भी है? नकाब पोश ने आखिरी 2-3 कदम जल्दी जल्दी उठाने के बाद दरीचे में अंदर दाखिल होकर इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, तारीकी में मुझे महल का ये कोना तलाश करते हुए देर हो गई। दरिया का पानी बहुत तेज था। अबू दाऊद ने कहा, आप सर्दी से आए हैं, चलिए दूसरे कमरे में कपड़े बदल लीजिए। बदर बिन मुगीरा ने निकाब उतारते हुए कहा, मैं ऐसे मौसम में फिरने का आदी हूँ। अबू दाऊद ने कहा, मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। बदर बिन मुगीरा ने कहा, आपने मुझे फर्ज की तरफ बुलाया था, मैं कैसे ना आता। आइए, यहाँ खड़ा रहना मुनासिब नहीं, अबू दाऊद ने कहा, और बदर बिन मुगीरा अबू दाऊद के साथ एक कुशादा कमरे में दाखिल हुआ जो नहायत कीमती कालीनों और कुर्सियों से मुज़य्यन था। अबू दाऊद ने बदर बिन मुगीरा को एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, अबू अब्दुल्ला ऊपर के कमरे में मेरे एक नौकर के साथ शतरंज खेल रहा है। आप बहुत देर से पहुंचे, लेकिन ये खुशकिस्मती है कि शतरंज के शौक ने उसे घर जाने से रोक रखा है। वो नौकर काबिल एतमाद नहीं, लेकिन उसमें यह खूबी है कि वो अबू अब्दुल्ला को सुबह तक शतरंज में मसरूफ रख सकता है। महल सरा वालों को यह इतला पहुंच चुकी है कि वो शतरंज खेलने में मसरूफ है, इसलिए अगर वो सुबह तक भी यहाँ बैठा रहे तो कोई उसे बुलाने नहीं आएगा। आप यहाँ बैठें, मैं किसी बहाने उस नौकर से निजात हासिल करने के बाद आपको ऊपर बुला लूंगा, और उसके बाद आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। आपके बराबर वाले कमरे में वो 4 हबशी जल्लाद मौजूद होंगे जिन्हें बर वक्त बुलाया जा सकता है। मैं जाता हूँ, आप इत्मीनान से बैठें, यहाँ कोई खतरा नहीं। अबू दाऊद कमरे से बाहर निकल गया और बदर बिन मुगीरा कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक उसे एक तरफ से किसी के पांव की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और इज़्तिरारी हालत में उठकर खड़ा हो गया। रबिया उसके सामने खड़ी थी और मबहूत होकर उसकी तरफ देख रही थी। रबिया उसके मुंह से बेइख्तियार निकला और वो सहमी हुई आवाज में बोली, आप यहाँ क्यों आए? बदर बिन मुगीरा उसकी परेशानी की वजह ना समझ सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा है? वो बेहतियार होकर आगे बढ़ी और बोली, मैं हर रात ऐसे ख्वाब की तमन्ना किया करती थी, लेकिन काश ये एक ख्वाब होता, मगर ये किसी नाखुशगवार ख्वाब की ताबीर है, एक होलनाक ताबीर। आप यहाँ से निकल जाइए, खुदा के लिए। बदर बिन मुगीरा ने परेशानी के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे बाप की दावत पर यहाँ आया हूँ। मैं जानती हूँ, रबिया ने कहा, एंजला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप एक खतरनाक साजिश का शिकार हो चुके हैं। अभी वक्त है, खुदा के लिए जल्दी कीजिए। बदर बिन मुगीरा ने कहा, क्या अबू अब्दुल्ला इस वक्त ऊपर के कमरे में नहीं? ये सब झूठ है, रबिया ने कहा। मैं दूसरे कमरे में दरवाजे के साथ लगकर सारी बातें सुन चुकी हूँ। अगर इस कमरे के दरवाजे अंदर से बंद ना होते तो मैं जान पर खेल कर भी आपको खतरे से आगाह कर देती। बदर बिन मुगीरा ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारा बाप। रबिया ने बदर की बात काटते हुए कहा, आप मेरे बाप को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। आपको याद नहीं, जब हम आपके पास सरहदी किले में ठहरे हुए थे तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक ख्वाब देखा था कि नुसरानियों ने आप पर हमला कर दिया है। वो मेरा ख्वाब नहीं था, बल्कि मुझे अपने बाप की साजिश का इल्म हो चुका था, और अब एंजला ने मुझे इस साजिश से बाखबर किया है।